जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत ठीक है दोस्तों, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक भारत के कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी हटाने की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है। तमाम बिंदुओं को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई है। योग्यता में है पहला कि वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है कि 35 वर्ष का उम्र कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा जो है लोकसभा की सदस्य की बनने की योग्यता हो। और चौथा जो है लाभ का पद पर न हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, लाभ का पद का अभिप्राय यह है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति सांसद है, विधायक है, मंत्री है, राज्यपाल है तो उसे लाभ का पद भारतीय संविधान में नहीं माना जाता है। अब हम लोग दोस्तों निर्वाचन की बात करते हैं। तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। ये निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है दोस्तों कि दोनों सदनों, ठीक है, इसी शॉर्टकट में लिख रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें क्या होता है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और ठीक जितने भी भारत में राज्य हैं, यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, जिसमें 2 ऐसे यूटी हैं दिल्ली और पुडुचेरी जहां विधानसभा अस्तित्व में है, तो इनके भी निर्वाचित विधायक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा की सदस्य की संख्या वर्तमान में अभी 545 है, ठीक है दोस्तों, 545 है, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और उसी तरह राज्यसभा में 245 सदस्य की संख्या होती है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं, ठीक है दोस्तों। दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत। हालांकि इस पद्धति को अभी हटा दिया गया है 104 संविधान संशोधन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया है। तो इसमें अभी ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी 543 लोकसभा के मेंबर हो गए और 233 राज्यसभा के मेंबर हो गए, क्योंकि 12 सदस्य का मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है, राज्यसभा के सदस्य के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल सदस्य की बात करें दोस्तों, तो इनका हो गया 543 प्लस 233, तो ये हुआ 776, ठीक है। जितने भी राज्य हैं यानी 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, उनके विधायकों की संख्या 4126 होता है, ठीक है, निर्वाचित विधायकों की संख्या। तो अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4902, यानी 4902, 6 का 12 7 2 9 10 7 1 8 1 9, हाँ 4902 निर्वाचन मंडल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना? 4902 व्यक्तियों के द्वारा यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक का मत कैसे निकाला जाता है, एक विधायक का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो एक विधायक का मत का मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, जिस राज्य के विधायक का मत का मूल्य निकालना होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या, कुल
जनसंख्या बट्टा में टोटल विधायक, टोटल निर्वाचित, कुल निर्वाचित विधायक, कुल निर्वाचित विधायक शॉर्टकट में लिख देते हैं, गुने 1/1000। तो एक हो गया ये एमएलए का मत का मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये हर एक राज्य के एमएलए का मत का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग होता है। बिहार के लिए अलग होगा, ठीक है, राजस्थान के लिए अलग होगा, सिक्किम के लिए अलग होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि बिहार के एक विधायक का मत का मूल्य निकालना है, तो एक एमएलए का मत का मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा, बिहार की कुल जनसंख्या, शॉर्टकट में लिखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या बट्टा में 243, क्योंकि यहाँ निर्वाचित विधायकों की संख्या 243 होती है, गुने 1/1000। ठीक है दोस्तों, तो एक एमएलए का मत का मूल्य निकल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक सांसद का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो एक सांसद का मत का मूल्य निकालने के लिए दोस्तों, एक सांसद के मत का मूल्य जो है बात करें दोस्तों, तो कुल विधायकों का मत का मूल्य, कुल निर्वाचित, जहाँ भी विधायक आएगा सर वहाँ निर्वाचित ही आएगा। ठीक है दोस्तों, निर्वाचित विधायकों का मत का मूल्य बट्टा में 776। ठीक है, यानी कुल निर्वाचित विधायकों की बात करें तो 4126 विधायक का मत का मूल्य जो होगा उसमें 776 से भाग देंगे और एक जितना प्राप्त होगा वो एक सांसद का मत का मूल्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें ऐसे ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही व्यक्ति भाग ले सकता है, वही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है जिसके लिए 50 प्रस्तावक, ठीक है, 50 प्रस्तावक, ठीक है, प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी ये जो संख्या थी 4902, इसमें से 50 प्रस्तावक इस बात की पुष्टि करे कि फलाना व्यक्ति पी व्यक्ति को राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जो प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए किया गया है कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अगर चुनाव राष्ट्रपति को होगा तो दुनिया भर के लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसको कम करने के लिए, ताकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा ना हो, इसीलिए ऐसा पद्धति अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति P, Q, R और S 4 उम्मीदवार हैं, 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 4 कैंडिडेट हो गए हैं दोस्तों, कैंडिडेट हो गए। ठीक है, 4 कैंडिडेट हो गए। तो 4 कैंडिडेट में राष्ट्रपति के चुनाव में एक बात ध्यान देने योग्य है कि ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो 4902 निर्वाचन मंडल में सदस्य थे, प्रत्येक को एक मत पत्र दिया जाता है। मत पत्र में जितने भी कैंडिडेट होंगे, जैसे यहाँ हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 4 उम्मीदवार का नाम लिए हैं P, Q, R, S, तो प्रत्येक जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनको वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव करना होता है। मान लो कि किसी ने एक व्यक्ति है निर्वाचक मंडल को, इसको प्रथम वरीयता 1 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 2 दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिया जाता है, सबको आपको मत देना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं तो सबको मत देना पड़ेगा। आपकी क्या चॉइस है, कितनी वरीयता देते हैं किस उम्मीदवार को, इस बात पर निर्भर करता है। अगर
राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी तभी घोषित किया जाता है, यहाँ एक चीज़ अभी हम क्लियर कर देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी तभी घोषित किया जाएगा जब एक निश्चित मत प्राप्त करता है। निश्चित मत का अभिप्राय ये है दोस्तों कि एक निश्चित कोटा होता है, निश्चित कोटा होता है। कोटा का मतलब ये हुआ कि डाले गए कुल वैध मत, ठीक है, वैलिड मत बट्टा में 2+1। यानी बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी तभी घोषित किया जा सकता है जब मिनिमम 50% से एक अधिक मत प्राप्त होता है, और वो भी प्रथम वरीयता का मत उनको मिलना चाहिए, तभी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जैसे सांसद है, विधायक है, उनका चुनाव जो होता है उसमें एक सिस्टम आता है संसदीय व्यवस्था में, सिंगल पास्ट पोस्ट सिस्टम होता है, वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, फिर एग्जाम्पल लेते हैं PQRS, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, चुनाव खड़े हुए हैं, और इनके चुनाव में मान लीजिए 100 मतदाता हैं, तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो विजयी घोषित हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको 37 मिलता है, P को 37 मिला, Q को 13 मिला, और R को 26 और इसको 24, तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसको मिला? P को 37, तो 37 जीत जाएगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंगल पास्ट पोस्ट वोटिंग सिस्टम होता है, ये सांसद विधायकों में चलता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जैसे PQRS व्यक्ति है, तो इसमें जो वरीयता क्रम 1 2 1 3 4 2 दिया गया है, प्रथम बार में काउंटिंग किया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को प्रथम क्रम के काउंटिंग में 50% से ज़्यादा प्रथम वरीयता का मत प्राप्त हो जाता है तो विजयी घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा क्या होता है कि जो सबसे कम मत प्राप्त किया है, प्रथम वरीयता क्रम के जो सबसे कम मत प्राप्त किया है, उसके मत को कैंसिल कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि Q को सबसे कम वरीयता प्रथम वरीयता क्रम का मत प्राप्त हुआ है, तो Q के प्रथम क्रम की वरीयता के मत को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा दोस्तों कि इनके द्वितीय क्रम के मत को, ठीक है, द्वितीय क्रम के मत को जो है दोस्तों O, P, R और S में स्थानांतरित कर दी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि 50% से ज़्यादा प्रथम वरीयता का क्रम किसी उम्मीदवार को प्राप्त न हो जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है अभी तक भारतीय इतिहास में। ठीक है दोस्तों, अगर बीबी गिरी को छोड़ दिया जाए राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, तो जितने भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए प्रथम काउंटिंग में ही उनको 50% से ज़्यादा मत प्राप्त हो चुका है और विजयी घोषित हुए हैं, अगर बीबी गिरी को छोड़ दिया जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ की बात करें दोस्तों, तो शपथ प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और फैक्ट बता दूं छोटी सी, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, पकानी कोका दुओ दसम। ठीक है, पहले ही बता दिए हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि 52 से स्टार्ट कीजिए, 52 हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है दोस्तों, यानी अब इसके बारे में बताते हैं कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है,
भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे, 53 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे, 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होगा, वो 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय विधि के बारे में चर्चा किया गया है, 55 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा, 56 में कहा गया है। राष्ट्रपति को दोबारा चुनने की योग्यता 57 में कहा गया है। क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति एक बार से अधिक 2 बार 3 बार 4 बार अनगिनत बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा विधि नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनता है। ठीक है, योग्यता की बात करें दोस्तों तो 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की दशाएं क्या है उनकी कार्यकाल की, 59 में बताया गया है। शपथ कौन दिलाएगा, 60 में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाएगी, 61 में बताया गया है। इसको 1-2 बार पढ़िएगा दोस्तों तो आप लोगों को याद हो जाएगा और इसको नोट डाउन कर लेना है। ये सभी एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है। महाभियोग, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट भी कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करता है। हालांकि इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है कि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो सदन के दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी राज्य के विधानसभा में नहीं लाया जाएगा। पॉइंट मस्ट बी नोटेड हियर दोस्तों। ठीक है, किसी भी सदन के विधानसभा में नहीं लाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो 1/4 सदस्य साइन कर इस बात को इनिशिएट करेंगे, तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। और इसके बाद क्या होता है कि 2/3 बहुमत के साथ इसी सदन के 2/3, मान लीजिए कि लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 1/4 सदस्य जब अगर सिग्नेचर कर दिया, इसके तथ्य पश्चात 2/3 सदस्य, ठीक है, पारित कर अगले सदन में भेजेगा, राज्यसभा में भेजेगा। ठीक है, राज्यसभा में भेजेगा और राज्यसभा जो आरोप लगाया है उसकी जांच करेगा। हाँ, उसकी जांच करने से पहले 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा संसद को कि उनके प्रति महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, और वो अपना पक्ष किसी वकील के माध्यम से या खुद रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि दोनों के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उस सदन जो आरोप लगाया गया है उसको जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर सही पाया जाता है आरोप, तो क्या होगा कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, ये हुआ। अब अगला बात जो है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में जैसे अध्यादेश की शक्ति कैसे लाई जाती है, तमाम बिंदुओं को अध्ययन अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर सही लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।